हमेशा माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा सही रास्ते पर चले, अच्छा काम करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। परंतु कुछ माता पिता अपने बच्चों को इतना ज्यादा प्यार करते कि उन्हें प्यार में इस कदर से बिगाड़ देते हैं कि जब समय हाथ से निकल जाता है तब उन्हें पछतावा होता है। और मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे माता पिता ने बहुत ही प्यार से मेरा नाम अमन रखा था। मेरी माँ तो मुझे प्यार करती थी, लेकिन प्यार के साथ साथ हर वक्त मुझे समझाती भी रहती थी। उन्हें हमेशा लगता था कि मैं एक सही इंसान बनूं, हमेशा सही रास्ते पर चलूं, चाहे जो भी हो जाए। वो मुझे इस दुनिया का सबसे अच्छा, ईमानदार, सुशील और संस्कारी इंसान बनाना चाहती थी। जबकि मेरे पापा मुझे इस तरह से प्यार करते थे कि उन्हें मेरी खुशियों के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। भले मैं कोई गलत रास्ता ही क्यों ना चला जाऊं, उन्होंने मेरी खुशियों को ही सबसे आगे रखा। मैं उन्हें जो भी कह देता था, पापा आंख मूंद कर मुझ पर विश्वास कर लेते थे। नॉर्मली माता पिता बच्चों को उनकी गलती पर डांटते हैं, लेकिन मेरी माँ मुझे मेरी गलतियों पे डांटा नहीं करती थी, बल्कि प्यार से समझाया करती थी। पापा हमेशा माँ से यह कहते थे, क्या तुम अभी से ही बच्चों को फिजूल की बातें सिखा रही हो? अगर बच्चों से कोई गलती हो जाए तो उनको ब्रेन वॉश करने की क्या जरूरत है? बच्चा है, अभी गलती हुई है, बड़ा हो जाएगा तो कोई गलती नहीं करेगा। फिर पापा के बात पर माँ कहती थी, यही उम्र तो होती है कि अगर बच्चे कोई गलती करे तो हम उन्हें प्यार से समझाएं, और अगर वह प्यार से समझने के बावजूद भी गलती करे तो उन्हें डांट या मार कर समझाना चाहिए। फिर पिताजी कहते, खबरदार, अगर तुमने मेरे बेटे को डांटा या फिर हाथ भी लगाया तो तुम्हें इस घर से निकालने में मुझे एक जरा भी वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। वह मेरा बेटा है, उसकी जो मर्जी होगी वह वही करेगा। फिर माँ कहती, देखिएगा, आपका यही लाड़ प्यार इसे एक ना एक दिन बिगाड़ देगा। और वैसा ही हुआ। बचपन से ही मैं बुरी संगतों का शिकार हो गया था। अगर कोई मुझे कुछ कह देता तो मैं उसको छोड़ता नहीं था। बचपन से ही मैं मारपीट, लड़ाई झगड़ा करता ही रहता था। छोटी छोटी बातों पर ही मुझे गुस्सा आ जाता था। एक दिन मैं बच्चे लोगों के साथ एक गली के पास खेल रहा था। हम सारे बच्चे मिलकर क्रिकेट खेल रहे थे। मेरी उम्र उस समय लगभग 6 साल थी। बॉलिंग करते समय एक लड़का के बॉल मेरे कंधे पे आकर लग गई। फिर क्या था, मुझे बहुत ही जोरों का गुस्सा आ गया, जबकि वह बॉल सिर्फ मेरे कंधों को छूकर गुजर गई थी। गुस्से में आकर मैंने एक ईंट उठाया और उस लड़के के सर पर दे मारा। वह बच्चा वहीं पर रोता रहा और मैं भागकर अपने घर आ गया। थोड़ी ही देर के बाद उस बच्चे के माता पिता हमारे घर पर आ गए और बहुत ही ज्यादा हंगामा करने लगे। उन्होंने कहा कि मैंने जानबूझकर उनके बेटे को जोर से ईंटा मारा है। माँ मेरी तरफ गुस्से से देखा तो मैंने माँ को कहा, नहीं माँ, उनके बेटे ने पहले मुझे बॉल मारा, उसके बाद मैंने मारा। माँ बार बार उन लोगों से मेरी तरफ से माफी मांग रही थी, कह रही थी मैं अपने बेटे को डांटूंगी। भैया, इससे गलती हो गई है, यहाँ खड़े होकर तमाशा मत करो, हम इज्जतदार लोग हैं। मेरे बेटे से गलती हुई है, मैं उसे उसकी गलती की सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैं इसका क्रिकेट बैट और बॉल तोड़ दूंगा, या फिर आइंदा से कभी दूंगी ही नहीं, या फिर आपके बेटे के साथ खेलने ही नहीं दूंगी। लेकिन उस लड़के के माता पिता बार बार यही कह रहे थे कि नहीं, मेरे बेटे को बहुत ही गहरी चोट आई है, डॉक्टर ने उसके माथे पे 2 टाके भी लगाए हैं, इसका खर्चा कौन देगा? मुझे आपसे इसका खर्चा चाहिए। माँ उनको बेटे की दवाई के पैसे देने के लिए तैयार हो गई थी। इतने ही देर में पिताजी आ गए। उन्होंने जब यह हंगामा देखा तो उस लड़के के पिता से झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया, और झगड़ा इतना अधिक बढ़ गया कि बात हाथापाई पर आ गई। माँ अंदर ही अंदर बहुत घबरा रही थी, मुझे डांटने लगी, अगर तुम ऐसी हरकत नहीं करते तो आज यह दिन ना देखना पड़ता, इतना बड़ा तमाशा ना होता। मेरे पापा और उस लड़के के पापा जोर जोर से लड़ रहे थे, और मैं दूर से खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था और मजे ले रहा था। फिर मोहल्ले वालों ने आकर दोनों का झगड़ा सुलझाया। जब वह लोग चले गए तो माँ मुझे बहुत ही डांटने लगी और कहा कि सारा का सारा कसूर तुम्हारा ही है। यह सब सुनकर पिताजी कहने लगे, तुम हमेशा मेरे बेटे को ही कसूरवार ठहराती हो, आखिर कैसी माँ हो? हर माँ बाप पहले अपने बच्चों का साइड लेते हैं, परंतु तुम तो दूसरे के बच्चों का साइड ले रही थी। माँ कहने लगी, अगर अभी से हम इन छोटी छोटी गलतियों पर अपने बेटे को नहीं रोकेंगे तो आगे चलकर यह एक मुजरिम का रूप भी ले सकता है। पिताजी कहने लगे, बस खामोश हो जाओ, इससे आगे एक शब्द भी मत कहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने बेटे के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता हूँ। और हाँ, आइंदा अगर कोई भी घर में
मेरे बेटे की शिकायत लेकर आया और उसने मेरे बेटे को कुछ भी कहा तो चाहे वह कोई भी हो तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। माँ मुझसे और मेरे पिताजी की हरकतों से बहुत ही ज्यादा तंग आ गई थी। दिन रात मेरे लिए प्रार्थना करते रहती थी कहीं गलत रास्ते पर ना चला जाऊं। फिर समय यूं ही बीतता रहा और मेरी हरकतें दिन पर दिन बिगड़ते चली गई। अब मैं जवान हो गया था और अब और भी गलत रास्ते पर चलने लगा था। पापा भी मुझे हमेशा मेरी गलतियों को ही अनदेखा करके मुझे बढ़ावा ही देते थे, जिससे मेरी वही छोटी छोटी गलतियां बड़े बड़े जुर्म का रूप ले रही थी। एक दिन मैं अपने बराबर बैठने वाले लड़के का मैंने उसके बैग से पैसा चुरा लिया और जब यह बात खुलकर माँ के सामने आई तो माँ बहुत ही रोई और मुझे समझाई कि बेटा चोरी करना पाप है। पापा तुम्हारे हर ख्वाहिश तो पूरी करते ही है, फिर तुमने चोरी क्यों की? अगर तुम्हें पैसे चाहिए था तो तुम पापा से मांग लेते, ऐसे किसी के बैग से पैसे नहीं निकालना चाहिए। मैंने माँ को कहा, माँ मुझे यह सब करना बहुत ही अच्छा लगता है, मैं आप लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता। और यह बात सुनकर उस दिन पहली बार मेरी माँ मुझे लेकर बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि उनका 15 साल का बेटा 30 साल की उम्र के आदमी की तरह बातें जो कर रहा था। माँ हमेशा यही चाहती थी कि उनका बेटा एक सच्चा और ईमानदार इंसान बने, लेकिन पिताजी के लाड़ प्यार ने मुझे बहुत ही ज्यादा बिगाड़ दिया था कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा मेरी बुरी हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। अब मैं जवान हो गया था और काफी खूबसूरत भी हो गया था। मेरी हाइट भी बहुत ही अच्छी थी। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मैंने जब यह बात पापा को कही तो पापा कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। परंतु माँ चाहती थी कि मैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके एक शरीफ इंसान बनूं और अच्छे से नौकरी करके पैसे कमाऊं। परंतु मुझे तो पढ़ाई करने का ही नहीं था और इसी बात को लेकर पापा और माँ में लड़ाई होने लगा। पापा माँ को हमेशा डांट दिया करते थे कि जब मेरा बेटा नहीं पढ़ाई करना चाहता है तुम क्यों उसके मामले में दखल दे रही हो? उसे नहीं पढ़ाई करना है तो रहने दो। आखिरकार रोज रोज के लड़ाई झगड़े से माँ ने ही हार मान ली। मैं बहुत खुश हुआ कि मेरी तो जीत हो गई। अब मैं पढ़ाई नहीं करता था और इधर उधर बस घूम फिर कर अपना टाइम पास कर रहा था। फिर एक दिन अचानक से पापा को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। माँ तो बहुत ही रोई थी, लेकिन मुझे उनकी मौत पर कोई भी अफसोस नहीं था। हालांकि सारी जिंदगी उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार किया, मेरी गलतियों को छुपाया, मेरे लिए हमेशा दिन रात मेहनत की। मैंने तो स्कूल जाना पहले ही छोड़ दिया था, परंतु अब माँ कहने लगी, नहीं बेटा, तुम्हें मेरी ख्वाहिश पूरी करनी ही होगी, तुम्हें पढ़ना ही होगा। अब तो तुम्हारे पापा भी इस दुनिया में नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करो और इस घर की जिम्मेदारी को उठा लो। अगर अच्छी नौकरी नहीं करोगे तो फिर यह घर कैसे चलेगा? मैंने कहा, पर माँ यह तो जरूरी नहीं है कि घर चलाने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है। वैसे भी मुझे पढ़ाई में तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। मेरी बात सुनकर माँ कहने लगी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम अपना पढ़ाई मत छोड़ो, किसी भी तरह से इंटर पास कर लो, इंटर पास करोगे तो छोटी मोटी नौकरियां मिल ही जाएगी। मैंने माँ का कहना मान लिया था, क्योंकि वह आंसू बहा रही थी और अभी अभी विधवा हुई थी। रिश्तेदारों ने भी मुझे समझाया, पड़ोसियों ने भी कहा कि अपनी माँ की बात मानो, जैसा माँ कहती है वैसा करो, उसका ख्याल रखो। फिर मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। कुछ दिन तो जैसे तैसे गुजर गए थे, लेकिन अब घर में कमाई का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। पिताजी चले गए थे और घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा था। कुछ दिन तो जमा पूंजी से किसी तरह घर चला था, लेकिन अब काफी दिक्कतें हो रही थी। दोबारा से स्कूल में नाम लिखने के कारण मेरी फीस भी हर महीने बनते जा रही थी। घर की हालत बिगड़ती जा रही थी। माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, लेकिन मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस अपना ही मनमानी करता रहता था। फिर माँ ने सोचा खुद ही कोई नौकरी ढूंढ लेती हूँ। उन्होंने काफी दिनों तक नौकरी की तलाश की और फिर उसके बाद उन्हें एक फैक्ट्री में काम मिल गया। उन्हें बहुत ही कम तनख्वाह मिलती थी, जिससे कि किसी तरह से मेरी माँ मुझे स्कूल का फीस जमा करने के लिए देती थी और फिर जो बचता उससे किसी तरह से घर चला रही थी। अब तो उनको नौकरी करने की वजह से टाइम ही नहीं मिलता था कि स्कूल जाकर मेरा फीस जमा कर सके। इसीलिए फीस जमा करने के लिए माँ हर महीना पैसे मुझे दे दिया करती थी।
लेकिन मैं उन पैसों से पढ़ाई नहीं कर रहा था, बल्कि दोस्तों के साथ मौज मस्ती किया करता था। सुबह सवेरे माँ मेरे लिए नाश्ता बनाने के बाद फैक्ट्री के लिए निकल जाती थी और रात को 8 बजे तक घर वापस आती थी। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि सारा दिन उनका बेटा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, पढ़ाई करता भी है या नहीं। मैं इसी बात का फायदा उठाया करता था। मेरा पूरा 1 साल इसी तरह से गुजर गया। माँ के दिए गए पैसे से मैंने बहुत ही मस्ती किया, लेकिन स्कूल में फीस ना जमा होने के कारण अब मेरा स्कूल से नाम कट चुका था। फिर माँ को जब यह बात पता चली कि मेरा स्कूल से नाम कट गया है, तो वह बहुत ही रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, तुम्हें अपनी बेसहारा माँ की तकलीफ नजर नहीं आती? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं कैसे कैसे काम करती हूँ, कितना मेहनत करती हूँ तुम्हारे लिए? तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं दिन रात एक जैसा काम करती हूँ और तुमने मुझे यह सिला दिया। तुम 1 साल से अपनी माँ को बेवकूफ बना रहे हो। मैंने माँ की बात को सुना और फिर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। माँ मेरी वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। मुझे कहती, बेटा मैं तुम्हारी ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऊपर वाला तुम्हारे पिता को अपने पास ना बुलाकर मुझे अपने पास बुला लेता, ताकि मुझे यह दिन ना देखना पड़ता। अब माँ ने मुझे मेरी हालतों पर छोड़ दिया था, क्योंकि माँ समझ चुकी थी कि मैं सुधरने वालों में से नहीं हूँ। मैं भले ही ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मेरा दिमाग बहुत ही तेज चलता था। काफी लंबे समय से लड़कियों के साथ चीटिंग करते आ रहा था। मैं कंप्यूटर सीख लिया था। जितने तरह के भी कंप्यूटर में काम होते थे, वह सारे काम मुझे आते थे। कंप्यूटर कोर्स करने का भी मेरा कोई शौक नहीं था, बस अपने दोस्त को देखा देखी में मैंने यह काम सीख लिया था। माँ अब मुझे पैसे नहीं दिया करती थी, लेकिन मौका मिलते ही मैं माँ का पैसा चुरा लिया करता था। माँ को भी समझ में आ जाता था कि मैंने ही उनका पैसा चुराया है, लेकिन अब माँ मुझे कुछ नहीं कहती थी। वो पूरी तरह से खामोश हो चुकी थी। मुझसे हमेशा डरी डरी रहती थी, क्योंकि मेरे आगे उनकी चलती ही नहीं थी। इसी दौरान मुझे एक इंस्टीट्यूट में बच्चों को कंप्यूटर सिखाने की नौकरी मिल गई। मैंने वहां नौकरी करना शुरू कर दिया। जब यह बात मेरी माँ को पता चली, तो उन्होंने कहा, चलो तुमने कोई तो अच्छा काम किया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं फैक्ट्री में काम करना छोड़ दूं, लेकिन मैंने माँ को कह दिया कि अगर आपको यह लगता है कि मैं अपनी कमाई आपको दूंगा, तो यह आपकी गलतफहमी है। आप मुझसे किसी तरह की कोई भी उम्मीद मत रखिए। मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा। माँ बेचारी मेरी बात सुन सुनकर अब और भी ज्यादा बीमार रहने लगी थी। अब मेरी उम्र 25 साल हो गई थी। मेरी नौकरी अभी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में लगी हुई थी। काफी समय से मैं किसी ऐसी लड़की की तलाश कर रहा था जो मेरा पूरा खर्चा उठा सके, मुझसे इतना प्यार करे कि मेरी मोहब्बत के खातिर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाए। मगर ऐसी लड़की मुझे कहीं मिल ही नहीं रही थी। तभी अचानक एक दिन मेरी नजर एक अंजलि नाम की लड़की पर पड़ी, जो बेहद ही सुंदर थी। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा। मैंने उसके बारे में सारी जानकारी निकाल ली, तो पता चला लड़की बहुत ही अमीर है। उसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है और वह अपने पिता का बिजनेस अकेले ही संभाल रही है। बस अब मुझे किसी भी तरह करके इस लड़की को पटाना था, इसे अपने प्रेम जाल में फंसाना था और प्रॉपर्टी के लिए इसको अपना जीवन साथी बनाना था। अब मैं सिर्फ यही सब सोचता रहता कि किस तरह से मैं इसे अपने प्रेम जाल में फंसाऊं और फिर इसे अपना जीवन साथी बनाऊं, ताकि कल जाकर इसके जितने भी प्रॉपर्टी है सब मेरे नाम हो जाए। काफी दिनों से अंजलि के बारे में पता करने पर मुझे यह पता चला कि यह हर रविवार को गरीब लोगों में कपड़ा बांटती है। बस यहीं से मुझे आइडिया मिल गया अपने आईने में उतारने का। मैं फौरन यह खबर सुनकर घर गया। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा, जो चूल्हे पर खाना बना रही थी और खाना बनाते समय बार बार अपनी साड़ी के पल्लू से माथे पे आने वाले पसीनों को पोंछ रही थी। मैं तभी माँ के करीब गया तो माँ मुझे हैरानी से देखने लगी, क्योंकि आज काफी दिनों के बाद मैं माँ से बात करने के लिए उसके करीब गया था। नहीं तो मुझे माँ से कोई मतलब नहीं था। वह क्या खाती है, नहीं खाती थी, क्या करती थी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। मैं तो अपना खाना ऑनलाइन मंगाकर खा लेता था। माँ ने खाना खाया है नहीं खाया है, इन सब के बारे में मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन आज मुझे अपना मकसद पूरा करना था, इसलिए मैं माँ के पास बात करने के लिए गया था। मैंने पूछा, माँ क्या खाना बना रही हो? तो कहने लगी, दाल और रोटी बना रही हूँ।
तुम कौन सा यह खाना खाने वाले हो, तुम तो बाजार का खाना खाते हो। मैंने कहा, नहीं माँ, आज मुझे आपके हाथ का खाना खाना है। फिर माँ ने मुझे खाना परोसा और मैंने माँ के साथ बैठकर वह खाना खाया। खाना खाते खाते मैंने माँ को कहा, माँ, आज मुझे आपसे मदद की जरूरत है, क्या आप अपने बेटे की मदद करेंगी? माँ कहने लगी, तुम्हें कब से मेरी जरूरत पड़ने लगी? मैंने कहा, बस एक बार मेरी बात सुन लो माँ, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। आखिर मैं कब तक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में बच्चों को कंप्यूटर सिखाता रहूंगा? मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नौकरी कौन देगा? माँ कहने लगी, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने कहा, माँ, एक बहुत ही बड़ी कंपनी की मालकिन है, अंजलि मल्होत्रा। वह कल अपने ऑफिस के बाहर गरीबों में कपड़ा बांटेगी। मैं चाहता हूँ कि आप भी गरीबों के बीच में खड़ी हो जाए। सुना है कि वह बहुत ही दरिया दिल की है। बस आपको वहां लाइन में खड़े होना है और जब आपका नंबर आए तो आप उसके दिए हुए कपड़ों को इनकार कर देना और सिर्फ इतना ही कहना कि बेटा, मैं बहुत ही गरीब औरत हूँ, इस दुनिया में सिर्फ मेरा एक बेटा है जो मेरा इकलौता सहारा है। वह काफी टाइम से नौकरी की तलाश कर रहा है लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरे बेटे को नौकरी अवश्य ही दोगी। मेरी बात सुनकर माँ कहने लगी, तुम कैसे बेशर्मी की बातें कर रहे हो? मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया है। मैंने मेहनत किया लेकिन किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया कि मैं लाचार हूँ। मैं गरीब औरत बनकर उस लड़की के आगे भीख क्यों मांगू, वह भी तुम्हारी नौकरी के लिए? माँ ने यह काम करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। फिर मैंने माँ के सामने थोड़ा इमोशनल ड्रामा किया और कहा, माँ, जो पिछले समय से मैंने आपके साथ किया उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, परंतु अब मैं सुधरना चाहता हूँ। आप मेरी माँ हैं, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। जाकर गलती तो बच्चों से ही होती है। मैंने माँ के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ, प्लीज मेरी बात मान लीजिए, वरना मेरा फ्यूचर खराब होकर बर्बाद हो जाएगा। अगर मेरी इस कंपनी में नौकरी लग जाती है, मेरी सैलरी भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और मेरा फ्यूचर बन जाएगा और फिर आपको भी कभी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। प्लीज मान जाइए। फिर माँ मेरे आंखों में आंसू देखकर मेरे इस काम के लिए मान गई थी, लेकिन बहुत ही शर्मिंदा हो रही थी क्योंकि यह सब करना उनके लिए आसान काम नहीं था। अगले दिन मैं उठा और माँ को कहा, आप जल्दी से तैयार हो जाइए और आज आपको फटी पुरानी साड़ी ही पहननी है। माँ बोली, आखिर फटे कपड़े ही क्यों? तो मैंने कहा, माँ, आपको देखकर ऐसा लगना चाहिए कि आप बहुत ही परेशान और गरीब औरत है, तभी तो उस लड़की पर अच्छा इंप्रेशन जमेगा। फिर माँ मेरे खातिर फटे पुराने कपड़े पहनकर तैयार हो गई। मैं उसे अंजलि के ऑफिस के बिल्डिंग के बाहर लेकर गया, जहाँ पहले से ही बहुत सारे गरीब लोग लाइन में लगे हुए थे। मैंने माँ को वहीं पर खड़ा होने को कहा और मैं कुछ दूरी पर जाकर उनको देखने लगा। कुछ ही देर बाद अंजलि आई। हल्के नीले रंग के कपड़े पहने थे, उसके आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। उनका बॉडीगार्ड इधर उधर खड़ा था। उसने अपनी आंखों से चश्मा हटाया तो उसके नौकरों ने उसके लिए कुर्सी रख दी, जिस पर बैठकर वह बारी बारी से सब लोगों को कपड़े बांटने लगी। मैंने माँ के चेहरे को देखा, वह बहुत ही घबराई हुई थी। मुझे उनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे, वो सिर्फ मेरे लिए ही मजबूर थी। फिर थोड़ी ही देर बाद जब माँ का नंबर आया और अंजलि ने कपड़े माँ के आगे बढ़ाए तो माँ ने उन कपड़ों को अपने हाथों में नहीं लिया। उनके आंखों में आंसू तो पहले ही से थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर बेबसी भी साफ नजर आ रही थी। उन्होंने हाथ जोड़ लिया और कहा, मैडम जी, मुझे यह सब नहीं चाहिए। देखो, मेरी जिंदगी में मेरे लिए सब कुछ मेरा बेटा ही है और मेरा बेटा आज अपनी जिंदगी के इस हिस्से में आकर मेरा और अपना पेट पालने के लिए बहुत ही परेशानियों से गुजर रहा है। अंजलि बोली, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यह चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को अपनी कंपनी में नौकरी दे दो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा यह एहसान नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इन कपड़ों की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे तन पर कपड़े हैं, यही मेरे लिए बहुत ही है, मगर इसमें मेरे बेटे को नौकरी की बहुत ही जरूरत है। अगर उसे नौकरी नहीं मिली तो वह अपनी जान ले लेगा और यह सब क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? एक माँ का जवान बेटा उसके सामने अपनी जान दे दे। तभी अंजलि के मैनेजर ने कहा, बहन जी, यहाँ से जाइए, फालतू की बातें करके मैडम का वक्त मत खराब कीजिए। फिर माँ कहने लगी, बेटा, एक मजबूर माँ की बात मान लो, ऊपर वाले तुम्हें बहुत दिया है। अगर तुम अपनी कंपनी में मेरे बेटे को नौकरी दे दोगी तो तुम्हारी दौलत में कोई भी कमी नहीं आएगी। फिर अंजलि ने कहा, आपके बेटे की एजुकेशन कितनी है? माँ कहने लगी, मेरा बेटा दिमाग का बहुत ही तेज है, कंप्यूटर का सारा काम जानता है, वह तुम्हें निराश नहीं करेगा।
उसका मैनेजर फिर से कुछ बोलने वाला था तो उसने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने के लिए कहा और फिर बोली, ठीक है, कल से अपने बेटे को यहाँ पर भेज देना। फिर अंजलि ने जबरदस्ती माँ को कपड़े दिए और माँ वह कपड़े लेकर घर आ गई। घर आने के बाद मैंने माँ को कहा, माँ आपने तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, आपका बहुत ही बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा, बेटा शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, एक माँ औलाद के लिए सब कुछ कर सकती है और औलाद उसका आधा भी नहीं करता। इतना कहकर माँ अपने कामों में लग गई थी। मैं उनकी बात को नजरअंदाज करके खुशी मनाने लगा था। अगले दिन मैं समय से ऑफिस पहुंच गया और जब अंजलि ने मेरा इंटरव्यू लिया तो वह मुझसे बहुत ही इम्प्रेस हुई। उसने मुझसे मेरे बारे में पूछा। मैंने अपना भोला भाला सा चेहरा बना लिया, जैसे कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जबरदस्ती आंखों में आंसू लाने पड़े ताकि उसे मुझ पर रहम आ जाए। मैंने उसे कहा, मैडम यहाँ पर मैं सिर्फ अपनी माँ की खुशी की खातिर आया हूँ, मुझे बहुत ही शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। उन्होंने आपसे हाथ जोड़कर अपने बेटे के लिए नौकरी मांगी, अगर आप मुझसे कुछ सवाल जवाब करना चाहती तो कर सकती हैं। अंजलि के आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, आपकी मम्मी बहुत ही अच्छी औरत है, मुझे आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करना है, ना ही मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी माँ मुझे आपके बारे में सब कुछ बता चुकी है। आप कल से नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। यह बात सुनते मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा, आप सच कह रही हैं? तो उसने कहा, जी, आपको आपकी नौकरी बहुत ही बहुत मुबारक हो। घर आकर मैंने सबसे पहले ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई। माँ बहुत ही खुश हुई। मैंने माँ को उम्मीद दिलाई कि अब की बार आपका बेटा आपको बिल्कुल भी नाउम्मीद नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी मैं माँ के आगे अपने काम के लिए इस्तेमाल करने वाला था, इसलिए उनको खुद से नाराज नहीं कर सकता था। अगले दिन से ही मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली। मैं बहुत ही अच्छा से काम करने लगा, जिस कारण से अंजलि मुझसे इम्प्रेस होते चली गई। दिन भर मैं ऑफिस में काम करता और रात को जब घर आता माँ मेरे लिए खाना बनाकर रखती थी। अब माँ मेरे से बहुत ही खुश थी और मैं इस बात से खुश था कि कुछ दिनों के बाद में अंजलि को और भी ज्यादा इम्प्रेस करके अपने प्यार के रंग में रंग लूंगा और उससे शादी के लिए प्रपोज कर दूंगा। उसके बाद तो उसकी सारी कंपनी और प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो जाएगी। मैं अपनी माँ की इज्जत करने लगा था। अंजलि के सामने भी ऐसा जाहिर करता जैसे कि मैं अपनी माँ से बहुत ही प्यार करता हूँ। मेरे लिए मेरी माँ ही सब कुछ है। माँ बेटे के बीच का प्यार देखकर वह काफी इम्प्रेस हो रही थी। मैं धीरे धीरे उस पर अपने इम्प्रेशन जमाना चाह रहा था, उसकी मदद करने की कोशिश करता, उसके साथ बहुत ही इज्जत से पेश आता था। उसे लगने लगा कि मैं आजकल के लड़कों से बिल्कुल ही अलग हूँ और सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देता हूँ। चुपके चुपके मुझे देखा करती थी, मेरे काम की बहुत ही तारीफ किया करती थी और मुझसे बातें करने के लिए बार बार अपने केबिन से उठकर मेरे टेबल के पास चली आती थी। और यह सब देखकर अब मुझे अपनी अगली चाल चलनी थी। मैंने अगले दिन ऑफिस से छुट्टी ले ली तो माँ कहने लगी, बेटा क्या हुआ, आज ऑफिस नहीं जा रहे हो, तबीयत तो ठीक नहीं है? मैंने कहा, माँ मेरी नहीं बल्कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। माँ कहने लगी, तुम क्या कह रहे हो? तो मैंने कहा, माँ अंजलि के दिल में अपनी जगह बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वह मुझसे इम्प्रेस हो जाए। माँ मेरी बात नहीं समझ रही थी। मैं उनको लेकर अस्पताल पहुंच गया। वह सरकारी अस्पताल था। मैंने अपनी माँ को वहां पे 2 दिन के लिए एडमिट करा दिया। वहां के डॉक्टर को भी मैंने कुछ पैसे देकर अपने साथ मिला लिया था। माँ को एडमिट तो होना था लेकिन उनका कोई इलाज नहीं होना था, क्योंकि वह बिल्कुल ही स्वस्थ थी। डॉक्टर भी हैरान था, मगर पैसे मिल गए तो खामोश हो गए। ऑफिस में मैंने फोन करके कह दिया कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ही खराब है, इसलिए मैं 2-3 दिन तक ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। इसी तरह से 3 दिन बीत गए। इस बीच मेरे पास किसी का भी फोन नहीं आया था और मैं भी किसी को फोन नहीं किया था। चौथा दिन मेरे पास अंजलि का फोन आया। उसने मुझे कहा, आप ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हैं, आपकी 3 छुट्टियां हो गई है। तो मैंने उन्हें बताया, मेरी माँ की तबीयत बहुत ही खराब है और अभी अस्पताल में भर्ती है। यह सुनकर अंजलि को बहुत ही अफसोस हुआ। वह फिर अस्पताल मिलने के लिए आई। उसने उसी समय 50,000 का चेक मुझे दिया और कहने लगी, तुम अपनी माँ का इलाज किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में कराओ और तुम जितना चाहे छुट्टी ले सकते हो। और अब तो मैं बार बार अंजलि के सामने अपनी परेशानी रख देता था। मैं कभी गाड़ी खराब होने का बहाना करता तो वह मुझे बाइक गिफ्ट कर देती। उसे मुझसे बहुत ही ज्यादा हमदर्दी होने लगी थी। और फिर फाइनली वह दिन भी आ गया जब उसने मुझसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया।
उसने कहा, अगर तुम जैसा इंसान मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओगे तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। मेरे पास तो सब कुछ है लेकिन प्यार करने वाली माँ नहीं है। मुझे तुम लोगों की जरूरत है। यह सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। मैंने अपना सारा झूठ अंजलि को कहा था। माँ सब जानती थी, लेकिन मैंने माँ को अपनी कसम दे दी थी कि जिस कारण से माँ खामोश हो गई थी। मैंने माँ को कह दिया था, अगर आपने कभी भी अपना मुंह खोलने की कोशिश की और अंजलि को सच्चाई बताई तो फिर मैं आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। और माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं उससे दूर हो जाऊं, क्योंकि उन्हें हमेशा यह लगता था कि अब मैं बिल्कुल ही सुधर गया हूँ। लेकिन मैं तो अभी भी वैसा ही कि वैसा था। अब मैंने अंजलि से शादी कर ली थी। शादी के बाद वह मुझे और मेरी माँ को अपने साथ अपने घर पर ले आई थी। वह मेरी माँ का बहुत ही इज्जत दिया करती थी और मुझसे भी बहुत ही मोहब्बत करने लगी थी। मैंने अब उसे कहा, तुम्हें परेशान होने की और मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम घर संभालो, आराम करो और एक अच्छी पत्नी की तरह शाम को मेरे ऑफिस से घर आने का इंतजार करो। अंजलि को भी ऐसी ही जिंदगी चाहिए था। मैं उसे मोहब्बत का झूठा दिखावा करके उसकी कंपनी अपने नाम पर करवाना चाहता था। अंजलि से शादी करने के बाद अपना यहाँ का मालिक बन चुका था। मैंने उसकी बिजनेस को अच्छे से संभाल लिया था। मैं धीरे धीरे कर कर उसकी सारी कंपनी को अपने नाम पर करवाने की कोशिश करने लगा था, जिसमें कि मुझे काफी समय लगने वाला था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं इसमें भी कामयाबी हासिल करके ही रहूंगा। यहाँ तक अपने मकसद में पूरा हुआ हूँ तो आगे भी अपने मकसद में पूरा होकर ही रहूंगा। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। अंजलि मेरी माँ के साथ बहुत ही खुश रहती थी। वह उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा करती थी। वह मेरी माँ की मोहब्बत में इस तरह से डूब गई थी क्योंकि मेरे प्यार के अलावा उसे कुछ भी दिखता ही नहीं था। इधर मैंने मौका का फायदा उठाकर छोटी छोटी कंपनियां अपने नाम पर करवा लिया था। और अब आगे मैंने यह भी सोच लिया था कि अब मुझे किस तरह से पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करके अंजलि को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंकना है, क्योंकि प्यार तो मुझे उससे एक जरा भी नहीं था। मुझे तो सिर्फ अपने आप से प्यार था। कुछ दिनों के बाद मुझे बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में लंदन जाना पड़ा। लंदन पहुंचने के कुछ दिनों के बाद ही मेरी मुलाकात वहां पे श्रेया नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की से हुई। वो बहुत ही अमीर थी। लंदन की सड़कों पे मेरी उससे मुलाकात हुई थी। वो वहां पर पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन उसकी फैमिली इंडिया में रहती थी। इसी दौरान उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। बातचीत हुई तो पता चला वह एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। फिर मैंने सोचा क्यों ना अब श्रेया को भी अपने प्यार के जाल में फंसाकर धीरे धीरे उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर लूं। जो खेल मैंने अंजलि के साथ खेला था अब वही मैं सिर्फ श्रेया के साथ खेलने वाला था। सामने मिलने पे मैं उसकी काफी इज्जत करने लगा था। उसको पैसे दिए हुए गुंडों से बचाया था। इस तरह से करके अब उसके दिल में मैंने अपना जगह बना लिया था। मैं तो यहाँ पर 20 दिन के लिए बिजनेस मीटिंग के लिए आया था, लेकिन अब मुझे यहाँ पर पूरे 2 महीने हो गए थे। मैं चाहता था कि श्रेया धीरे धीरे अपना बैंक डिटेल्स मेरे साथ शेयर करे, कहाँ कहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी है। मैं उसके बारे में पता लगाने लगा था। इधर अंजलि बार बार फोन करती कि तुम कब आ रहे हो, इतने दिन हो गए, आ जाओ, मुझे तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है। और मैं उसे काम का बहाना बनाकर हर बात टाल दे रहा था। दूसरी तरफ श्रेया भी धीरे धीरे मेरे प्यार में पागल होते जा रही थी। मैंने श्रेया को नहीं बताया था कि मैं यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए आया हूँ। मैंने तो उसे यह कहा था कि मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ नौकरी ढूंढने के लिए आया हूँ। इसी तरह कई दिन गुजर गए। अब हम दोनों की मोहब्बतें काफी हद तक बढ़ गई थी। फिर एक दिन मैंने देखा कि श्रेया का प्यार अब मेरे लिए अचानक से बदल गया है, जो कि मुझे थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि वह मेरे साथ बहुत ही हंसकर बातें करती थी, लेकिन अब वह काफी उदास रहने लगी थी। मेरी समझ में नहीं आया कि उसके अंदर ऐसा बदलाव क्यों आया। फिर अचानक उसने कह दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर मैं काफी हैरान रह गया था। वह कहने लगे कि मैं अपने पापा को आपके बारे में सब कुछ बता दिया हूँ। पापा को हमारे रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। वह कह रहे थे कि एक बार हमारी शादी हो गई तो फिर वो आपके घर जमाई बना लेंगे। यह सुनकर मैं काफी हैरान हो गया और मन ही मन खुश भी हुआ। मैंने कहा ठीक है, चलते हैं तुम्हारे पिताजी से मिलने के लिए। फिर उसने अपना सारा सामान पैक किया और मेरे साथ इंडिया वापस आ गई। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि मैं इंडिया में जहाँ पर रहता था श्रेया भी वहीं पर रहती थी। वह एयरपोर्ट से निकलने के बाद मुझे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जा रही थी।
इधर मैं अंजलि को नहीं बताया था कि मैं इंडिया आ गया हूँ। श्रेया मुझे गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जा रही थी। वह गाड़ी खुद ही ड्राइव कर रही थी और कह रही थी, मेरी फैमिली आपको देखकर बहुत ही खुश होगी और आपको भी मेरी फैमिली देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। बस एक बार हम घर पहुंच जाएं। मैंने कहा, हाँ मुझे भी तुम्हारी फैमिली से मिलना है। मगर फिर वह मुझे लेकर जिस कॉलोनी में पहुंची, वह देखकर तो मैं दंग रह गया था। गाड़ी से उतरने के बाद उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और घर के अंदर लेकर जाने लगी। लेकिन मैं तो घबरा गया क्योंकि यह तो मेरा ही घर था। मैं सोचने लगा, अगर मेरे साथ श्रेया को अंजलि या माँ ने मुझे इस तरह से देख लिया तो न जाने क्या हो जाएगा। मैंने श्रेया से कहा कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बाद में मिलूंगा, अभी मैं काफी थक गया हूँ, तुम मुझे अभी जाना है। मेरी बात सुनकर उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और कहने लगी, अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, आज तो तुम मेरे फैमिली से मिलकर ही जाना। चलते चलते वह मेरे बंगले के अंदर पहुंच गई। मैं उसे अपना हाथ छुड़ाना चाहता था, परंतु मजबूती के साथ उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। और फिर जैसे घर के अंदर मैं पहुंचा, मैंने देखा कि अंजलि और माँ मुझे बहुत ही घूर घूर कर देख रही थी। फिर जैसे श्रेया की नजर अंजलि पर पड़ी तो वह कहने लगी, दीदी देख लो आपकी बहन का बॉयफ्रेंड, जो काफी समय से आपको बेवकूफ बना रहा था। श्रेया के मुंह से शब्द सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने कहा, यह तुम क्या बकवास कर रही हो? तो अंजलि कहने लगी, अरे आप आ गए और आपने मुझे बताया भी नहीं। कम से कम आने से पहले मुझे बता तो देते, ताकि मैं आपका स्वागत का इंतजाम कर लेती। श्रेया कहने लगी, दीदी इसकी फिक्र करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो इनके स्वागत का इंतजाम पहले ही कर चुकी हूँ। तभी पीछे से पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल हुए। पुलिस को देखकर मैं काफी घबरा गया। मैंने जल्दी से अंजलि को कहा कि मैं इस लड़के को बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। श्रेया अंजलि से कहने लगी, दीदी आपको मेरे बॉयफ्रेंड से मिलकर कैसा लगा? तभी अंजलि मेरे करीब आई और मेरे गाल पर जोरदार दो तमाचा जड़ दिए, जिससे मेरे होश उड़ गए। मेरे चेहरे पर पसीना आ गया। अंजलि कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मुझसे शादी करने के बाद अब लंदन में मेरी बहन के साथ इश्क लड़ा रहे थे। मैंने हैरानी से कहा, यह तुम्हारी बहन है? तो कहने लगी, हाँ यह मेरी बहन है। तुम्हारी नजर तो सिर्फ मेरी दौलत पर ही पड़ी हुई थी। तुमने तो यह सोचा कि मैं अकेली हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए तुम मुझे अपनी आसानी से बेवकूफ बना सकते हो, मेरी कंपनी में घोटाला कर सकते हो। फिर भी मैंने तुम्हारे इस बेवकूफियों को नजरअंदाज किया। मगर जब तुम लंदन गए और मेरी बहन सिरिया को, जो कई दिनों से मुझसे कह रही थी कि वह जीजू का फोटो देखना चाहती है, मेरी बहन ने अभी तक मेरे पति की तस्वीर नहीं देखी थी, इसलिए मैंने इसको तुम्हारी फोटो सेंड कर दी थी। फिर उसने मुझे बताया कि तुम वही इंसान हो जिसके साथ श्रेया का अफेयर चल रहा था। ये सुनकर मैं घबराई नहीं। मैंने अपनी बहन से कहा, तुम यह सब कुछ जारी रखो और सब कुछ कुछ दिन में गुजर जाए तब तुम उसे लेकर यहाँ चले आना। तुम ऑफिस में क्या कर रहे हो और क्या नहीं, मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। सोचा कि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारी माँ के साथ खुश हूँ, मुझे दौलत और बिजनेस का क्या करना। मगर जब मुझे पता चला कि तुम मुझे चीट कर रहे हो, तब मैंने फैसला कर लिया कि अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अंजलि की बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि दोनों लड़कियां पहने थी और मुझे बेवकूफ बना रही थी। मुझे लगता था कि मैं इन दोनों को बेवकूफ बना रहा हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ बन गया था। मैंने कहा, सिर्फ मैं तुमसे प्यार करता हूँ अंजलि, मैं तो इसके साथ मजाक कर रहा था। अंजलि बोली, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। फिर वह मेरी माँ के पास गई और कहने लगी, मम्मी मैं तो आप पर बहुत ही भरोसा करती थी, क्या आपको यह सब कुछ पता था कि आपका बेटा मुझे धोखा दे रहा है? माँ के आंखों में आंसू थे। माँ ने कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, सबसे बड़ी गलती मेरी ही है। तुम्हें नहीं पता है इसने मुझे बचपन से लेकर अब तक कितना मजबूर किया है, कितना जलील किया है। मैं तो अपने बेटे को अच्छे संस्कार देना चाहती थी, अच्छा इंसान बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे नसीब में अच्छा बेटा है ही नहीं। मुझे तो लगता था कि यह सुधर गया है, मगर यह कभी नहीं सुधर सकता। इसने बचपन से लेकर अब तक मुझे बहुत ही तंग किया है और मैंने इसकी हरकतों को नज़रअंदाज कर दिया है, मगर अब मैं इसकी किसी हरकतों को नज़रअंदाज नहीं करूंगी। बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सारी जिंदगी अपने बेटे की अच्छी परवरिश देने की कोशिश करती रही, अच्छा संस्कार देने की कोशिश करती रही, लेकिन अब मुझे लगता है कि अच्छी औलाद नसीब वालों को ही मिलती है, मुझ जैसी बदनसीब औरत को नहीं।
इतना कहकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। आज मैं भी बहुत ही शर्मिंदा हो रहा था। मैं किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रह गया था। पुलिस ने मेरे हाथों में हथकड़ी डाला और मुझे अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर चला गया और जेल में डाल दिया। अंजलि चाहती तो मेरी गलतियों का बदला मेरी माँ से ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि जब तक आपका बेटा जेल की सजा काट रहा है तब तक आप मेरे साथ रहोगी, क्योंकि आपने मुझे एक माँ की तरह प्यार दिया है। लेकिन जब आपका बेटा वापस आ जाएगा तो आप अपने बेटे के पास चली जाना। मैं जेल में अपनी सजा काट रहा हूँ और सोचता हूँ कि बच्चों की गलतियों को बचपन में ही सुधार देना चाहिए, बड़े होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बचपन की गलतियां गलतियां होती है और जवानी की गलतियां जुर्म बन जाती है। अभी मेरी सजा कुछ दिन बाकी है। मैं अंजलि को तो डाइवोर्स दे चुका हूँ, लेकिन किसी से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।